आपको याद होगा नेशनलिज्म इन यूरोप में नए नए नेशन स्टेट्स बनना शुरू होते हैं, जैसे कि जर्मनी, इटली, ब्रिटेन एटसेट्रा। और जब ये नेशन स्टेट्स बनते हैं तो नए सिंबल्स, नए आइकन्स इस तरह के सामने आते हैं और लोगों के अंदर एक सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग होना शुरू हो जाती है। लेकिन सवाल यह है कि ये कॉन्शियसनेस इंडियंस के अंदर कैसे आती है। तो जब ब्रिटेन इंडिया पे कब्जा करता है तो उसकी इस पॉलिसी को हम लोग इंपीरियलिस्टिक पॉलिसी कहते हैं। और गांधी जी का कहना यह था कि अगर हम लोगों को इस इंपीरियलिज्म के खिलाफ लड़ना है, इस कोलोनियलिज्म के खिलाफ लड़ना है, तो हम लोगों को यूनाइट होना पड़ेगा। तभी हम लोग इस सप्रेसिव, ऑपरेसिव और एक्सप्लॉइटेटिव पॉलिसी के अगेंस्ट लड़ाई लड़ सकते हैं। गांधी जी ने इसके लिए दो बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स लॉन्च किए थे। एक था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और दूसरा था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। वर्ल्ड वॉर 1 एंड होती है 1918 में, जिसके कुछ इंप्लीकेशंस होते हैं, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नंबर 1, एक नया इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिनेरियो देखने को मिलता है। वॉर के बाद डिफेंस एक्सपेंडिचर काफी इंक्रीज हो जाते हैं, जिसको फाइनेंस करने के लिए सरकार वॉर लोन्स लेती है और टैक्सेस इंपोज कर देती है। टैक्सेस की बात करेंगे तो कस्टम ड्यूटीज और इनकम टैक्स जैसी चीजों को इंपोज कर दिया गया था। ड्यूरिंग दी वॉर ईयर्स जब लड़ाई चल रही है तो फूड प्राइसेस बहुत ज्यादा हाइक हो जाते हैं और सरकार लोगों को फोर्सफुली आर्मी में रिक्रूट करती है। उसके बाद 1918 से 1920 के बीच में फेमिन आ जाता है, यानी भुखमरी हो जाती है। क्योंकि फूड शॉर्टेज हो जाता है। एंड दिस वाज अकंपनीड बाय एन एपिडेमिक, इन्फ्लुएंजा। इन दोनों की वजह से काफी ज्यादा लॉस ऑफ लाइफ देखने को मिलता है। गांधी जी जब इंडिया आते हैं 1915 में तो साउथ अफ्रीका से वो रिटर्न करते हैं और साउथ अफ्रीका में वो ऑलरेडी एक रेसिस्ट की लड़ाई लड़ रहे होते हैं। वहां पर रेसिस्ट के लिए लड़ रहे होते हैं अपने एक नोवल मेथड से, जिसको बोलते हैं सत्याग्रह। सत्याग्रह बेसिकली बेस्ड है एक ट्विन प्रिंसिपल्स पे, सत्य और अहिंसा। सत्य मतलब ट्रुथ, अहिंसा मतलब नॉन वायलेंस। गांधी जी का कहना यह था कि इफ द कॉज इज जस्टिस, इफ द कॉज इज करेक्ट, तो आपको किसी भी फिजिकल फोर्स की जरूरत नहीं है अपनी लड़ाई लड़ने के लिए। जब गांधी जी इंडिया आते हैं तो पहले वो 3 रीजनल सत्याग्रह करते हैं। इन चंपारण, विच इज इन बिहार, जहां पर वो एक बहुत ही ऑपरेसिव इंडिगो प्लांटेशन सिस्टम के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं। खेड़ा के अंदर वो उन पीजेंट्स की मदद करते हैं जो रेवेन्यू पे नहीं कर पाते हैं। और अहमदाबाद में अहमदाबाद मिल के ओनर और वर्कर्स के बीच में जो वेजेस का इशू है उसको वो सॉल्व करते हैं। गांधी जी का जो पहले पैन इंडिया मूवमेंट कहा जाता है वो है रॉलेट सत्याग्रह। 1919 आते आते रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी बहुत बढ़ गई थी और उसको रोकने के लिए अंग्रेजों ने हरिडली, इंडियंस के बहुत अपोज करने के बाद भी, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने रोलेट एक्ट को पास कर दिया। ये रोलेट एक्ट गवर्नमेंट को बहुत इनॉर्मस पावर्स दे गया, जिसके तहत अगर कोई रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी करता कोई आदमी पाया गया तो उसको 2 साल के लिए जेल में डाल दिया जाएगा बिना ट्रायल किए। इसके लिए गांधी जी ने 6 अप्रैल को हड़ताल कॉल किया और इस रोलेट सत्याग्रह को हम लोग नो अपील, नो वकील और नो दलील के नाम से जान सकते हैं। रैलीज निकाली गई, रेलवे शटडाउन हो गए, दुकानों को बंद कर दिया गया। एक बहुत ही पीसफुल प्रोसेशन हो रहा था 10 अप्रैल को, जिस पर ब्रिटिश की पुलिस ने अटैक कर दिया। लोग और ज्यादा नाराज हो गए, लोकल लीडर्स को पिकेट उठाने लगे, जेल में डालने लगे। गांधी जी को दिल्ली में एंटर करने से मना कर दिया गया। फाइनली 13 अप्रैल को लोग जो है जलियांवाला बाग में इकट्ठा थे, विच इज इन अमृतसर, और वहां पर वो लोग, कुछ लोग थे वो रोलेट एक्ट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे। बाकी बहुत सारे इनोसेंट लोग थे जो नहीं जानते थे कि अमृतसर में उस वक्त मार्शल लॉ लगा हुआ है और वो बैसाखी का त्यौहार सेलिब्रेट करने आ गए थे। जनरल डायर को इस बात का पता चलता है, वो वहां पर पहुंचता है, एग्जिट गेट्स को बंद करवा देता है और फिर वहां पर अंधाधुंध फायरिंग होती है जो एक बहुत ही ज्यादा इनोसेंट लोगों की जान ले जाता है। गांधी जी को लगता है कि अगर इंडियंस को लड़ाई लड़नी है तो इंडिया, हिंदू और मुस्लिम यूनिटी होना बहुत जरूरी है और वो अपॉर्चुनिटी इनको खिलाफत इशू में मिल जाता है। ब्रिटेन ने अटैक कर दिया होता है टर्की के ऊपर। टर्की में उस वक्त ऑटोमन एम्पायर था और ऑटोमन एम्पायर का जो हेड है वो कैलिफेट होता है, जिसको खलीफा बोलते हैं, जो कि इस्लामिक हेड भी होता है। तो इस वजह से जब ब्रिटेन ने अटैक किया तो इंडियन मुस्लिम्स को लगा कि उनके गिरबान में हाथ डालना हो गया और इंडियन मुस्लिम्स नाराज हो जाते हैं। गांधी जी को यह अपॉर्चुनिटी दिखती है क्योंकि हिंदूज तो ऑलरेडी अगेंस्ट थे ब्रिटेन के और अब इंडियन मुस्लिम्स भी अगेंस्ट हो गए थे। इसके लिए खिलाफत कमेटी बनाई गई बॉम्बे में 1919 में बाय मोहम्मद अली एंड शौकत अली, और गांधी जी से डिस्कशन हुआ क्या कोई मास एक्शन हो सकता है। गांधी जी ने कलकत्ता सेशन में लीडर्स को कन्विंस कर लिया कि हम लोग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लॉन्च करेंगे ऑन 3 ग्राउंड्स। पंजाब इंजस्टिस, यानी जो अमृतसर में हुआ था जलियांवाला बाग में, उसके बाद खिलाफत इशू एक रीजन होगा और थर्ड रीजन विल बी स्वराज। फाइनली यहां पर गांधी जी ने कहा कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्यों लाएंगे हम, क्योंकि हम इंडियंस जो है वो कॉपरेट करते हैं अंग्रेजों के साथ। दैट इज वाई यहां पर अंग्रेज बने हुए हैं। अगर इंडियंस रिफ्यूज कर दे कॉपरेट करना, अगर हम नॉन कॉपरेट करें तो अंग्रेजों का जो रूल है इंडिया से वो खत्म हो जाएगा। फाइनली यहां पर गांधी जी ने कहा कि जब ये मूवमेंट शुरू होगा तो हम लोग टाइटल्स को सरेंडर कर देंगे, बाइकआउट कर देंगे पुलिस को, कोर्ट को, आर्मी को, स्कूल्स को, फॉरेन गुड्स को, एटसेट्रा। और गांधी जी ने के उस पर्टिकुलर कहने के बाद सितंबर से लेकर दिसंबर के बीच में कांग्रेस में बहुत टसल रही। फाइनली दिसंबर 1920 के नागपुर सेशन में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को अडॉप्ट कर लिया गया। तो गांधी जी के हिसाब से अंग्रेज भारत में इसलिए हैं क्योंकि हम उनके साथ कॉपरेट करते हैं और अगर इंडियंस उनके साथ नॉन कॉपरेट करेंगे तो ब्रिटिश रूल इन इंडिया विल सून कम टू एन एंड, ऐसा गांधी जी का मानना था। तो जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की शुरुआत होती है तो इसका मीनिंग, इसका इंटरप्रिटेशन शहरों में, कंट्री साइड में और प्लांटेशंस में अलग अलग तरीके से लिया गया था।
शहरों की बात करेंगे तो मिडिल क्लास का पार्टिसिपेशन बहुत एक्टिव था। स्टूडेंट्स ने और टीचर्स ने, हेडमास्टर्स ने स्कूल्स को छोड़ दिया था। लॉयर्स ने अपना प्रोफेशन बाइकआउट कर दिया था। इलेक्शंस को भी बाइकआउट किया गया सारी पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा एक्सेप्ट दी जस्टिस पार्टी। इकोनॉमिक इंपैक्ट की बात करेंगे तो फॉरेन क्लॉथ को जला दिया गया था, लिकर शॉप्स को पिकेट किया गया, फॉरेन क्लॉथ को बाइकआउट कर दिया गया था, फॉरेन ट्रेड हाफ हो गया और जो ट्रेडर्स एंड मर्चेंट्स थे उन्होंने रिफ्यूज किया कि हम फॉरेन ट्रेड अब नहीं करने वाले हैं। इसके बावजूद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के कुछ लिमिटेशंस भी थे शहर के अंदर, जैसे कि शहर में मिडिल क्लास का पार्टिसिपेशन तो बहुत एक्टिव था लेकिन उनका नंबर बहुत कम था। सिमिलरली नेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बहुत कम थे, जिसकी वजह से बच्चों को मजबूरी में वापस सरकारी स्कूलों में पढ़ने जाना पड़ा। जब बच्चे वापस पहुंचे तो टीचर्स ने भी अपना प्रोफेशन ज्वाइन कर लिया, लॉयर्स ने भी अपना प्रोफेशन में वापसी कर ली, और खादी जो एक ऑल्टरनेटिव दिया गया था कपड़े का फॉरेन क्लोथ की जगह, वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव था। इस वजह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शहरों के अंदर एक तरह से कहीं कुछ हद तक, बहुत हद तक फेल भी हो गया। हम मूवमेंट बात करेंगे कंट्री साइड में तो एग्रीरियन राइट्स वहां देखने को मिले, नाई धोबी बंद मूवमेंट, अवध किसान सभा फॉर्म हुई और ट्राइबल्स ने अलग तरीके से इस एनसीएम का मतलब निकाला। चलिए बात करते हैं एग्रीरियन राइट्स की। तो ये राइट्स पीजेंट्स एंड ट्राइबल्स ने किए, क्यों? क्योंकि जो तालुकदार और लैंडलॉर्ड्स थे उनकी बहुत ज्यादा हाई डिमांड थी रेवेन्यू की, राइट। उनका कहना यह था पीजेंट ट्राइबल्स का कि हमको राइट दीजिए, हमें जॉब सिक्योरिटी दीजिए, जो आप हमसे बेगार करवाते हैं, दैट इज यू आर मेकिंग अस डू वर्क विदाउट वेजेस, हमको आप वेजेस दीजिए, हमारी रेवेन्यू डिमांड्स को कम करिए। तो इनकी बातों को आगे रखने के लिए एक लीडर का नाम सामने आता है, इनीस बाबा रामचंद्र, राइट। नाई धोबी बंद मूवमेंट स्टार्ट हुए, यानी वॉशरमैन और जो यहां पर बार्बर्स थे उन्होंने अपनी सर्विसेज को टर्मिनेट कर दिया, राइट। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू ने लेटर ऑन बाबा रामचंद्र ने ज्वाइन किया और अवध किसान सभा बनाया। ये ऐसी किसान सभा थी जो लोगों के ग्रीवियांसेस को सुनती थी गांव-गांव जा जाकर, ठीक है। तो ये जो पीजेंट मूवमेंट चल रहे थे ये काफी वायलेंट होने लगे, मर्चेंट्स और तालुकदार के घरों को अटैक किया जाने लगा, बाजार लूटे जाने लगे, ग्रेन्स की होर्डिंग होने लगी और ये सारा काम गांधी जी के नाम पे हो रहा था। इसके बाद जब हम ट्राइबल्स की बात करते हैं, उन्होंने कैसा इंटरप्रिटेशन किया, तो आंध्र प्रदेश के गुडिम हिल्स की बात करेंगे अगर, तो वहां पर इन ट्राइबल्स ने एक गुरिल्ला वॉरफेयर स्टार्ट कर दिया, मिलिटेंट गुरिल्ला वॉरफेयर स्टार्ट कर दिया, जो कि एक वायलेंट तरीका था। गांधी जी का तरीका हमेशा नॉन वायलेंट होता था, लेकिन ये एक वायलेंट मेथड था। यहां पर हुआ यह कि फॉरेस्ट लॉ सरकार ने बना दिए थे, जिसके तहत इन ट्राइबल्स को डिनाई कर दिए गए थे राइट्स कि वो कैटल ग्रेजिंग नहीं कर सकते, वो फ्यूल वुड कलेक्ट नहीं कर सकते, वो फ्रूट्स को भी कलेक्ट नहीं कर सकते। इसकी वजह से ये ट्राइबल्स काफी ज्यादा हताश हो गए, काफी एंग्रेव्ड हो गए। उनको लगा कि उनका लाइवलीहुड यहां से छीना जा रहा है, नॉट ओनली लाइवलीहुड, उनके ट्रेडिशनल राइट्स को भी डिनाई कर दिया गया और वो जो बेगार करवाया जा रहा है उनसे रोड बनवा बनवा के, वो इन सब चीजों से बहुत परेशान हो गए थे। ऐसे में एक आदमी का नाम सामने आता है, हिज नेम इज अलूरी सीताराम राजू, जो क्लेम करता है कि उसके पास बहुत स्पेशल पावर्स हैं, वो लोगों को ठीक कर सकता है, हील कर सकता है, उसकी अगर छाती में बंदूक भी घुस जाएगी तो भी उसे कुछ नहीं होने वाला है, और वो कह रहा था कि मैं एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस कर सकता हूं। तो एक तरफ वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड था, खादी पहनने को बोल रहा था, ड्रिंकिंग अवॉइड करने की बात कर रहा था। एक अगले तरफ उसने ये भी कह दिया था कि ट्राइबल्स को अगर अपलिफ्ट करना है तो फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी वो वायलेंस की बात करने लगता है। तो गुडिम में जो यहां पर ट्राइबल्स हैं वो रिबल कर देते हैं, ब्रिटिश ऑफिशियल्स को मारा जाने लगा, पुलिस स्टेशन पे अटैक होने लगा। दैट इज वाई राजू को पकड़ा गया और 1924 में एग्जीक्यूट कर दिया गया था। स्वराज की बात करें, प्लांटेशन में क्या मतलब निकाला गया, तो प्लांटेशन मतलब वो बागान जहां पर चाय और कॉफी की खेती होती है। तो ये प्लांटेशन में यहां पर एक लॉ बनाया था जिसको बोलते हैं इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859, जिसके तहत कोई भी वर्कर इन प्लांटेशन से बाहर नहीं निकल सकता था, उनको कन्फाइन कर दिया गया था। जब उनको गांधी जी के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में पता चला तो इन लोगों ने इस लॉ को तोड़ा, इस लॉ को वायलेट किया और ये अपने घरों की तरफ जाने लगे। तब रास्ते में पुलिस ने इनको पकड़ लिया और उनको मारना शुरू कर दिया, राइट। तो ये एक इंसिडेंट था जिसके बाद गांधी जी बहुत ज्यादा हताश हो गए और वो एनसीएम को विड्रॉ करने की सोच ही रहे थे, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही इमीडिएट कॉज हो गया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ करने का, एंड दैट वाज चौरी चौरा इंसिडेंट। गोरखपुर में थाना है जहां पर लोग बाजार में डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे, पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन था, वहां पुलिस आती है और इस डेमोन्स्ट्रेशन पे लाठीचार्ज करती है, लोग गुस्सा आ जाते हैं और पुलिस थाने में जाके आग लगा देते हैं। इस वायलेंट इंसिडेंट के बाद गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के विड्रॉ करने के बाद गांधी जी के सामने एक बहुत बड़ा सवाल ये खड़ा हुआ था कि अब किस तरह से मूवमेंट को आगे बढ़ाना है। गांधी जी का कहना यह था कि हम लोगों को मास एजिटेशन करते रहना चाहिए। तो जो लोग गांधी जी के साथ अलाइंड थे उनको हम लोग नो चेंजर्स कहते हैं, और जो लोग गांधी जी की स्ट्रैटेजी के अगेंस्ट थे और वो कह रहे थे कि हमको अब इलेक्शन में पार्टिसिपेट
पार्टिसिपेट करना चाहिए, उनको हम लोग प्रो चेंजर्स कहते हैं। ऐसे में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी का गठन किया ऑन 1 जनवरी 1923, लेकिन अनटाइमली डेथ हो जाती है चित्तरंजन दास जी की, जिसके बाद ये पार्टी अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल नहीं कर पाती है। इंडियन स्ट्रेटेजी कमीशन को भेजा जाता है इंडिया, किस लिए? ताकि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1919 उसकी फंक्शनिंग को रिव्यू किया जा सके। इस कमीशन को जॉन साइमन ने हेड किया था, दैट इज वाई इसको हम लोग साइमन कमीशन के नाम से जानते हैं। इस कमीशन में 7 मेंबर्स थे, लेकिन कोई मेंबर इंडियन नहीं था, एंड दैट इज वाई इस कमीशन को अपोज किया गया था। जब ये इंडिया आया तो गो बैक साइमन का नारा लगाया गया और इसको वापस करने की डिमांड करी गई। ये कमीशन 1928 में इंडिया में फंक्शन करना स्टार्ट कर देता है। इसके बाद लॉर्ड इरविन अक्टूबर 1929 में डोमिनियन स्टेटस प्रपोज करते हैं इंडियन लीडर्स को, लेकिन इंडियन लीडर्स लाइक जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस इस चीज को बिल्कुल एग्री नहीं करते हैं, एंड दे डिमांडेड पूर्ण स्वराज, दैट इज कंप्लीट इंडिपेंडेंस। और लाहौर सेशन ऑफ 1929 में वो लोग कंप्लीट इंडिपेंडेंस का रेजोल्यूशन को पास कर देते हैं। 26 जनवरी 1930 को कहा जाता है कि हम लोग इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे, बट दिस डे डिड नॉट अट्रैक्ट मच अटेंशन। गांधी जी को लगा कि रिच और पुअर के बीच में बहुत डिवाइड है, हमें ऐसा टूल चाहिए जो दोनों को इफेक्ट करता हो, और वो टूल था सॉल्ट। सॉल्ट मार्च की बात करी गई, जहां पर गांधी जी ने लॉर्ड इरविन को एक लेटर लिखा और कहा कि अगर हमारी 11 डिमांड्स को फुलफिल नहीं किया गया बाय 11 मार्च 1930 तो हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च कर देंगे। फाइनली 12 मार्च का दिन जब आया तो गांधी जी ने अपनी यात्रा स्टार्ट करी साबरमती आश्रम से, और दांडी के तट पे वो पहुंचे। ये यात्रा उन्होंने 78 वॉलंटियर्स के साथ शुरू की। 240 मील की ये यात्रा 24 दिन में उन्होंने कंप्लीट करी, और 6 अप्रैल को वो दांडी के तट पे पहुंच के सॉल्ट लॉ ब्रेक कर देते हैं। इसके साथ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत हो जाती है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में फर्क क्या है? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में जहां पर सिर्फ और सिर्फ लोगों को गवर्नमेंट के खिलाफ नॉन कॉपरेट करने को कहा गया था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में यह भी कहा गया था कि आप लॉज को ब्रेक करेंगे। ऐसे में फॉरेन क्लॉथ को बाइकआउट कर दिया गया, लिकर शॉप्स को पिकेट किया गया, चौकीदारी टैक्स देने से मना कर दिया गया था, पीजेंट्स ने मना कर दिया कि हम रेवेन्यू पे नहीं करेंगे, और फॉरेस्ट लॉज को भी ब्रेक किया गया था, यानी ऐसे लॉज भी तोड़े गए थे। ये आपको वाइड इंडिया देखने को मिला था। इसके अलावा नॉट ओनली आउटसाइड इंडिया की बात करें तो पाकिस्तान के पेशावर के शहर में भी खान अब्दुल गफ्फार खान, जो जिनको हम लोग फ्रंटियर गांधी के नाम से जानते हैं, वो वहां पर रेड शर्ट मूवमेंट चलाते हैं, जिसको हम लोग खुदाई खिदमतगार भी बोलते हैं। राइट, ये गांधी जी के फॉलोअर होते हैं और गांधी जी के डिसाइपल होते हैं, उनके ही पॉलिसीज को ये वहां पर इंप्लीमेंट कर रहे थे। बहुत सारे लीडर्स को ऐसे में जेल भेजने लगे। गांधी जी को भी अरेस्ट कर लिया गया। जब गांधी जी को अरेस्ट किया गया तो बहुत सारे लोग जो है प्रोटेस्ट में उतर आए और रोडों पे बहुत प्रदर्शन करने लगे। ऐसे में ब्रिटिश की पुलिस ने यहां पर सप्रेशन किया और लोगों का गुस्सा बढ़ गया। लोगों ने म्युनिसिपल बिल्डिंग्स पर अटैक करना शुरू कर दिया। जब हालात बिगड़ गए तो लगभग 1 लाख लोगों को जेल में यहां पर डाल दिया गया था। इस एपिसोड को हम लोग शोलापुर एपिसोड के नाम से जानते हैं। गांधी जी ने अब इतना वायलेंस देखा तो उन्होंने कहा कि हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को विड्रॉ कर लेंगे। ऐसे में गांधी इरविन पैक्ट साइन होता है ऑन 5 मार्च 1931, जिसके इंपॉर्टेंट 3 प्रोविजंस थे। पहला चीज ये, गांधी जी एग्री कर जाते हैं कि हम सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन उसके बदले उनको अंग्रेजों को इनोसेंट इंडियंस को रिलीज करना पड़ेगा जेल से। साथ में गांधी जी ऑल्सो एग्रीड कि वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को विड्रॉ कर लेंगे। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस 3 हुई थी। गांधी जी में सिर्फ सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था, ध्यान रखिएगा। और जब वो इसको पार्टिसिपेट करने के लिए लंदन जाते हैं, वहां पर नेगोशिएशंस फेल्ड हो जाते हैं, कोई बातचीत नहीं हो पाती है। जब वो इंडिया वापस आते हैं तो देखते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को एक इलीगल ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया गया है और बहुत सारे प्रोमिनेंट लीडर्स जो इंडिया के हैं उनको जेल में डाल दिया गया है। ऐसे में यहां पर गांधी जी को बहुत खराब लगता है और गांधी जी सेकेंड फेज ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट कर देते हैं, जो कि 1934 में एंड हो जाता है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में रिच पीजेंट्स, पुअर पीजेंट्स, बिजनेस क्लास, इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास, वुमेन, इन सब का पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है। रिच पीजेंट्स की बात करेंगे तो पटीदार ऑफ गुजरात एंड जाट्स ऑफ यूपी बड़े बड़े पीजेंट्स थे, लेकिन ग्रेट डिप्रेशन की वजह से उनका ट्रेड काफी डाउन हो गया था और इस वजह से उनकी इनकम भी काफी ज्यादा गिर गई थी। इस वजह से उन्होंने रिक्वेस्ट किया था ब्रिटिशर्स से कि उनकी रेवेन्यू को कम कर दिया जाए, उनकी डिमांड्स, रेवेन्यू डिमांड्स को कम किया जाए, लेकिन ब्रिटिशर्स उनकी डिमांड्स को नहीं मानते हैं और इस वजह से रिच पीजेंट्स सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। पुअर पीजेंट्स की बात करेंगे तो वो दूसरे की जमीन पे काम कर रहे होते हैं और उनको उस पर काम करने के लिए रेंट पे करना पड़ता है। ग्रेट डिप्रेशन से वो लोग भी काफी हिट हुए थे और वो रेंट पे नहीं कर पा रहे थे, उनकी इनकम भी कम हो गई थी। दैट इज व्हाई इन लोगों ने नो रेंट कैंपेन की शुरुआत करी थी, लेकिन कांग्रेस इनके नो रेंट कैंपेन को सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि कांग्रेस को लगता है कि अगर हमने इनको सपोर्ट किया तो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स और जो रिच पीजेंट्स हैं वो हमसे खफा हो जाएंगे। बिजनेस क्लास की बात करें तो रिच जो इंडियन बिजनेसमैन था उसने वर्ल्ड वॉर के टाइम पे काफी ज्यादा पैसा कमा लिया था और अब वो कीन था कि वो भी एक्सपैंड करना चाहता है। इसके लिए 2 इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस का गठन होता है, एक है फिक्की, दैट इज फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और दूसरा इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस। इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस को बहुत ही प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट लाइक जीडी बिरला एंड पुरुषोत्तम दास ठाकुर का सपोर्ट मिलता है। इंडस्ट्रियलिस्ट वर्कर्स की बात करें तो इनका सपोर्ट बहुत ज्यादा नहीं था, बहुत ज्यादा नंबर्स में सपोर्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन जो लोग भी सपोर्ट कर रहे थे वो लोग फॉरेन गुड्स
को बाइकआउट कर रहे थे, स्ट्राइक्स कर रहे थे, रेलवे शटडाउन हो रही थी। वुमेन की बात करेंगे तो वुमेन का बहुत ही ज्यादा एक्टिव पार्टिसिपेशन था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के अंदर। वो लोग बाहर निकलते हैं, गांधी जी की वॉइस पे सुनते हैं और वो दांडी मार्च में भी पार्टिसिपेट करते हैं। वो लोग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखाते हैं, जेल भी जाते हैं, हर तरह से कंट्रीब्यूशन वुमेन का भी रहता है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दो इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस थे। पहला लिमिटेशन अनटचेबिलिटी, दूसरा था मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। अनटचेबल्स का कहना यह था कि हम एक्सप्लॉइटेड क्लास है, हमारा ध्यान बिल्कुल भी नहीं दिया जाता है। कांग्रेस दलित का ध्यान इसलिए नहीं देता था क्योंकि कांग्रेस को लगता था कि अगर हम लोगों ने दलित को सपोर्ट किया तो हाई कास्ट हिंदू हमसे सपोर्ट छीन लेगा। लेकिन गांधी जी का कहना यह था कि आप स्वराज 100 साल तक भी नहीं ला सकते अगर आप अनटचेबिलिटी को एलिमिनेट नहीं करेंगे। दैट इज वाई गांधी जी ने अनटचेबल्स को हरिजन कहा, दैट इज चिल्ड्रन ऑफ गॉड, और उनके लिए सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किए, जैसे कि एंट्री इनटू टेंपल्स, जैसे कि उनको एक्सेस दिलाया पब्लिक पार्क और पब्लिक टैंक्स का। गांधी जी ने खुद टॉयलेट्स क्लीन किए और लोगों को परसुएट किया कि अपने दिलों को बदले। डिप्रेस क्लासेस की डिमांड्स को पुट फॉरवर्ड करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने डिप्रेस क्लास एसोसिएशन फॉर्म किया, जिसकी दो बेसिक डिमांड थी। पहली डिमांड था कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर रिजर्व सीट दिलाना, और दूसरी डिमांड थी कि हमको सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब यह था कि कॉन्स्टिट्यूएंसी में दलित का ही व्यक्ति चुनाव में खड़ा होगा और उसको वोट भी दलित के लोग ही करेंगे। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग सेपरेट इलेक्टोरेट बोलते हैं। जब ऐसी डिमांड को किया गया तो ब्रिटिश ने उनकी डिमांड को इमीडिएटली फुलफिल करने की बात करी, और जब ऐसा हुआ तो गांधी जी इस चीज से काफी ज्यादा नाराज हुए, खफा हुए, और वो आमरण अनशन पे बैठ जाते हैं। अंबेडकर साहब और गांधी जी की ये मेन बोन ऑफ कंटेंशन था कि सेपरेट इलेक्टोरेट गांधी जी कह रहे थे नहीं होना चाहिए, और जबकि अंबेडकर साहब उसकी डिमांड कर रहे थे। ये कंट्रोवर्सी, ये इशू पूना पैक्ट 1932 के अंदर सॉल्व हो जाता है, जहां पर अंबेडकर साहब ये मान लेते हैं कि चाहे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली हो, चाहे वो प्रोविंसेस हो, रिजर्व सीट्स का कॉन्सेप्ट लाया जाएगा, यानी जो दलित्स हैं उनको रिजर्व सीट दी जाएंगी। रिजर्व सीट्स का मतलब यह था कि सीट कॉन्स्टिट्यूएंसी दलित की रिजर्व हो जाएगी, लेकिन उसमें वोटिंग जो है वो सभी लोग, इट विल बी ओपन फॉर दी ऑल पीपल। मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो वो उनका भी सीडीएम के तरफ बहुत ही जो रुझान था, बहुत ल्यूकवार्म था, बहुत ज्यादा एग्रेसिवली वो सपोर्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनकी भी डिमांड थी सेपरेट इलेक्टोरेट की। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना का कहना यह था कि हम सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड को खत्म कर सकते हैं अगर आप हमको यह आश्वासन दे कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में हमको हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से हमको सीट्स ग्रांट कर दी जाएंगी। भारत में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी मिलती है लोगों की, लेकिन बड़ा सवाल यह था कि इतनी डाइवर्सिफाइड सोसाइटी होने के बाद भी किस तरह से इंडिया में यूनिटी आती है, किस तरह से लोग जो है यूनाइटेड फील करते हैं। इसके मैं आपको 6 पॉइंट्स दूंगा। पहला पॉइंट यह है कि लोग कल्चर से अपने आप को बाउंड कर रहे थे, लोग एक दूसरे को कल्चर से रिलेट कर रहे थे। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप इंडिया में रहते हैं और अगर आप अमेरिका जाते हैं, अमेरिका में अगर आपको कोई हिंदी बोलने वाला मिल गया तो आप उस व्यक्ति से अपने आप को रिलेट कर पाते हैं। तो लैंग्वेज इज नथिंग बट अ कल्चर। तो लोग अपने आप को कल्चर, फोक स्टोरीज यानी लोकल स्टोरीज, लोकल सॉन्ग्स, रीजनल लैंग्वेजेस, इस फोक पोएम्स, इन तरीकों से रिलेट कर पा रहे थे। पॉइंट नंबर 2, पास्ट एक्सपीरियंस। लोगों का ये पास्ट एक्सपीरियंस था 1857 का कि जब जब हम यूनाइट हुए हैं तब तब हम एक फर्मली लड़ाई लड़ पाए हैं। 1857 की फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में पहली बार ऐसा हुआ था जब पूरा इंडिया यूनाइटेड था और अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा हो गया था। पॉइंट नंबर 3, फिगर्स एंड इमेजेस। जिस तरह से जर्मनी में एक एलिगोरी था, जर्मनी का एलिगोरी था जिसको जर्मेनिया बोलते हैं, फ्रांस का एलिगोरी था मेरियाने, यानी इन एलिगोरीज के थ्रू कंट्रीज को पहचाना जाता था। सिमिलरली इंडिया में भी इस तरह के फिगर्स एंड इमेजेस सामने आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल भारत माता की पेंटिंग। जब भी कोई भारत माता की पेंटिंग को देखेगा तो वो इसको रिलेट कर पाएगा कि ये इंडिया के कल्चर या इंडिया को बिलोंग करता है। इस भारत माता की पेंटिंग को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या बंकिम चंद्र चैटर्जी ने इसको बनाई थी और इन्होंने वंदे मातरम सॉन्ग को लिखा था। उस वंदे मातरम सॉन्ग को आनंद मठ नाम की नॉवेल के अंदर इनकलकेट भी किया गया था। सेकेंड टाइम जब ये पेंटिंग बनाई गई थी तो इसको अवनींद्र नाथ टैगोर ने बनाया था। पॉइंट नंबर 4, इंडियन फोकलोर, यानी इंडिया की जो रीजनल कहानियां हैं, जैसे साउथ इंडिया की कहानियां, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टोरीज, राइट, द्रविडियन स्टोरीज, इस तरह की कहानियां भी यहां पर सामने आई। एक है नाटेसा शास्त्री द्वारा लिखी गई फोकलोर ऑफ साउथ इंडिया। इससे भी लोग जो हैं रीजनल लोग एक दूसरे से कनेक्टेड फील कर पाए। पॉइंट नंबर 5, स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पे फ्लैग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था।
फ्लैग एक ऐसी चीज होती है जो आपको कनेक्टेड फील कराती है। आप एक झंडा देखते हैं तो आप रियलाइज कर पाते हैं कि ये मेरे देश का झंडा है। अगर आप वो इंडियन फ्लैग लिए हैं किसी एक स्टेडियम के अंदर, क्रिकेट स्टेडियम के अंदर, और दूसरा व्यक्ति भी अगर वही सेम फ्लैग लिए है, तो आप उस व्यक्ति से अपने आप को रिलेट कर पाते हैं। तो स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पे रेड, ग्रीन और येलो कलर का एक फ्लैग का यूज किया गया था, जिसमें बीच में लोटस बना था। बाद में 1921 में गांधी जी ने एक फ्लैग डिजाइन किया था जो रेड, ग्रीन और व्हाइट कलर का था, जिसमें स्पिनिंग व्हील बीच में था, विच वॉज रिप्रेजेंटिंग सेल्फ हेल्प, राइट। तो फाइनली लास्ट पॉइंट है री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। जब लोगों को यह समझ में आया कि हमारा पास्ट में बहुत बड़ा ग्लोरियस डेवलपमेंट था, हमारा बहुत ज्यादा आर्ट एंड कल्चर था, आर्ट एंड आर्किटेक्चर था, बड़े बड़े गुम्मद हुआ करते थे, हमारा हिस्ट्री बहुत ही गजब का था, हमारा रिलीजन कल्चर बहुत अच्छा था, लेकिन इन अंग्रेजों की वजह से हमारा ये कल्चर गिर गया है, हमारा कल्चर डिक्लाइन हो गया है, और इसलिए लोगों के अंदर एक गुस्सा बढ़ गया और फिर लोग यहां पर यूनाइट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर पूरा हो गया। थैंक यू सो